am Dr. Prahlad Sharma, your teacher of biology, your mentor. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग हार्ट की स्टडी के रिगार्डिंग जो ईसीजी होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कई बार आपने हॉस्पिटल में गए होंगे तो देखा होगा कि कोई भी पेशेंट एक मॉनिटर मशीन के ऊपर लेटा हुआ है, एक मॉनिटरिंग मशीन के ऊपर लेटा हुआ है और सामने मॉनिटर में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे ग्राफ लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है रन होता हुआ और पी 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 की आवाज आती है। कई बार आपने देखा होगा पेशेंट मर गया तो एक लॉन्ग इस तरह की पी की आवाज आती है, पी इस तरह की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर क्या रहे हैं, हम पेशेंट की जो कार्डियक एक्टिविटी है उसे मॉनिटर पर वॉच कर रहे हैं। ठीक है, और इसी को बोला जाता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अब जर्मन लैंग्वेज में कार्डियो जो है इसका स्पेलिंग जो होता है वो के से स्टार्ट होता है, तो शॉर्ट फॉर्म इसका ईसीजी भी पॉसिबल है और शॉर्ट फॉर्म इसका ईकेजी भी पॉसिबल है। तो दोनों तरह के जो है शॉर्ट फॉर्म इसके पॉसिबल है, ईसीजी या फिर ईकेजी। ठीक है, तो व्हाट इज द ईसीजी? ईसीजी होता है क्या है? ईसीजी मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम ईसीजी के नाम से जानते हैं। तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। तो मोर करेक्टली हम इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। भाई देखिए, हार्ट में उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कब कंडक्ट होनी है? जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन होना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन कौन कर रहा है? हार्ट का मसल कर रहा है। अब हार्ट का मसल कहां है? हार्ट में तो 3 लेयर होते हैं, तो उसके मिडिल लेयर जो होता है, जो थिक लेयर होता है जिसमें कि कार्डियक मसल होती है ना, तो उस लेयर में चेंजेस होते हैं, उसके एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है उसमें चेंजेस होते हैं। तो बस इसका जो इलेक्ट्रिकल ऑब्जर्वेशन जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? ईसीजी के नाम से जानते हैं। तो हम ईसीजी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो ईसीजी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, या इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द एक्टिविटी ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट मसल्स, या हम इसको इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट मसल। तो इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो जो मशीन होती है, जो हमारा कंप्यूटर और मॉनिटर उससे एसोसिएटेड जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है जिससे कि ईसीजी को वॉच किया जाता है, ठीक है, तो उस पूरे के पूरे जो इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से जानते हैं। उस पूरी मशीन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो ईसीजी क्या होता है ये समझ में आ गया ना आपको कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। इट बिकम क्लियर? ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो ईसीजी हमारी जो मशीन है, ईसीजी मशीन को हम क्या बोलेंगे? जो ईसीजी मशीन है उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन होगी, ईसीजी मशीन होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो ईसीजी मशीन को हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से बोला। और
जो प्रिंट आउट हमको मिल रहा है, ठीक है, उस प्रिंट आउट को हम क्या बोलते हैं, जो हमको प्रिंट आउट फाइंड आउट होता है, जो रिपोर्ट हमको इस मशीन से फाइंड आउट होती है, उस मशीन को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहां पर हमें जो प्रिंट आउट ऑफ जो ईसीजी मशीन है, उसे किसका प्रिंट आउट आएगा, उससे किसी भी पेशेंट की कार्डियक एक्टिविटी का प्रिंट आउट आएगा। तो उस प्रिंट आउट को हम क्या बोलेंगे, उस प्रिंट आउट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। उससे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट बिकम क्लियर। तो ये तो पूरा का पूरा क्लियर हो गया, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, तो यहां पे हम कर क्या रहे हैं, यहां पर हम एक्शन पोटेंशियल की स्टडी कर रहे हैं। किसके एक्शन पोटेंशियल की स्टडी कर रहे हैं, कार्डियक मसल्स में जो एक्शन पोटेंशियल है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। अब हिस्ट्री देखिए इसकी। सबसे पहली बार एक वालर करके साइंटिस्ट था, उसने ईसीजी रिकॉर्ड किया था। ठीक है, उसने पर कोई मशीन ऐसी तैयार नहीं की थी। ठीक है, तो फर्स्ट ईसीजी रिकॉर्डेड बाय वालर। वालर जो थे वो 1887 के समथिंग बात है, वालर ने सबसे पहली बार ईसीजी को रिकॉर्ड किया था। तो फर्स्ट ईसीजी रिकॉर्डेड बाय एक साइंटिस्ट था वालर करके 1887 में। तो उसने ईसीजी को रिकॉर्ड किया था। ठीक है, बट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डेवलप बाय एंथोबिन करके एक साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को डेवलप किया था। तो एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट थे एंथोबिन करके, उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो एक साइंटिस्ट थे एंथोबिन, और 1906 के तकरीबन बात है, इन्होंने ईसीजी मशीन को डेवलप किया। डेवलप द ईसीजी मशीन। अब ईसीजी मशीन को हम क्या बोलेंगे, ईसीजी मशीन क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंथोबिन वॉज डेवलप द इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ डेवलप बाय द एंथोबिन, और उन्होंने डिटेल में इसका स्टडी किया, और इसके लिए इनको मेडिकल फील्ड का नोबेल प्राइज भी मिला था। और इनको फादर ऑफ, अब इसकी स्टडी, द स्टडी ऑफ ईसीजी, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो एंथोबिन को क्या बोला जाता है, एंथोबिन को जानते हैं हम फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो एंथोबिन रिगार्डेड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इट बिकम क्लियर, ये समझ में आ गया आपको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये पूरी तरह से क्लियर। ठीक, अब इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में क्या होता है कि हमारे पास एक कंप्यूटर होता है, और उसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ द जैम उसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं
वो हमारे राइट हैंड की रिस्ट हो गई, लेफ्ट हैंड की रिस्ट, उससे कनेक्ट कर दिए जाते हैं। बेसिकली 3 इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। एक तो राइट हैंड की जो है रिस्ट से कनेक्ट कर दिया, दूसरा अब देखेंगे कि लेफ्ट हैंड की रिस्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, और एक इलेक्ट्रोड जो होता है और वो किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, वो कनेक्ट कर दिए जाते हैं हमारे लेफ्ट लेग के जो है जो एंकल वाला पोर्शन होता है वहां पर उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो थर्ड इलेक्ट्रोड जो होता है जिसे कि हम एक रिफरेंस कनेक्शन के नाम से भी जैसे बोल सकते हैं, ठीक है, उसे कहां कनेक्ट कर दिया जाता है, उसे हम जो है हम लिम्स पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे हो क्या रहा है, पहले समझिए इसमें हो क्या रहा है। यहां पर क्या है, एक मॉनिटर है, एक सीपीयू है, सीपीयू से एक छोटा सा जो है वायर का बंच निकला हुआ है, उसमें ढेर सारे जो है इलेक्ट्रिकल लीड्स हैं। अब उन इलेक्ट्रिकल लीड्स में से 3 महत्वपूर्ण होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं। अब उसको क्या करेंगे, हम 2 लीड्स जो होती हैं उनको हम क्या करते हैं, दोनों रिस्ट से कनेक्ट कर देंगे, और थर्ड लीड जो होती है जिसे कि हम रेफरेंस कनेक्शन के नाम से जानते हैं उसे हम लेफ्ट एंकल पे कनेक्ट कर देंगे, और इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी लीड्स जो होती हैं इन्हें चेस्ट रीजन पे जो है कनेक्ट कर दिया जाता है एक कंडक्टिंग जेल के हेल्प से। ठीक है, अब क्या होगा कि हार्ट बीट कर रहा है तो वहां पर कार्डिक साइकिल कंडक्ट हो रही है। अब कार्डिक साइकिल में हम जानते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिकल करंट या इंपल्स जनरेट हो रहे हैं। कहां से, ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हीच से पर्किंजर फाइबर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट वहां डेवलप है वही इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में स्प्रेड हो रही है, और वही इलेक्ट्रिसिटी कहां आ रही है, हमारी स्किन के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को जो माइन्यूट जो इलेक्ट्रिसिटी है उस इलेक्ट्रिसिटी को ये जो है इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, वॉच करेंगे, और उसके हिसाब से जो है उसी जो इलेक्ट्रिकल चेंज के हिसाब से जो बहुत ही माइन्यूट जो चेंज है वो माइन्यूट चेंज को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर हम उसे देखेंगे। जो माइन्यूट चेंज होता है, मिलीवोल्ट का जो चेंजेस होता है, उस मिलीवोल्ट के चेंजेस को हम क्या करते हैं, उसे हम वॉच करते हैं। कहां पर, अपने मॉनिटर पे वॉच करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम हार्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ईसीजी के थ्रू इस तरह से स्टडी की जाती है। तो ईसीजी के अंदर हमको देखिए, जब हम मॉनिटर पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को फाइंड आउट करेंगे तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपको कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन के फॉर्म में दिखाई देता है। तो एक हार्ट बीट के अंदर जो हमें एक वेव का जो पैटर्न देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है PQRST। वो पैटर्न हमारा क्या होता है, PQRST। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न हमको दिखाई देता है। तो नॉर्मल यदि कोई भी पर्सन है, कोई नॉर्मल यदि हम ईसीजी के रिगार्डिंग बात करें तो नॉर्मल ईसीजी के अंदर नॉर्मल जो ईसीजी जो होता है, इस नॉर्मल ईसीजी के अंदर हमें 3 वेव फाइंड आउट होती हैं। नंबर वन इज दैट पी वेव। कौन सी वेव, पी वेव। पी वेव इंडिकेट द आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। तो पी वेव जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है, पी वेव इंडिकेट द आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। ये कैसा होता है, ये स्मॉल अपराइट या अपवर्ड
वेव होता है। तो ये कैसा है, तो आप देखिए ये पी जो दिख रहा है आपको, तो ये स्मॉल अपवर्ड ये वेव है। अब ये आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन देखिए कब होता है, जब भी हार्ट मसल्स रेस्टिंग में होंगी तो उन्हें हम पोलराइज फॉर्म में बोलेंगे, और जब वो कांटेक्ट होंगी एक्टिव फॉर्म में होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। अब जैसे देखिए ये हार्ट का कोई भी स्ट्रक्चर नॉर्मल फॉर्म में, तो ये इस समय क्या है, ये यहां पर आपको दिखाई देगा पोलराइज फॉर्म, ये श्रिंक हुआ, डीपोलराइजेशन हो गया, वापस पुराने फॉर्म में आया, क्या हो गया, क्या बोलेंगे इसको, रीपोलराइजेशन। तो दोबारा फिर सुनिए, हार्ट की मसल्स नॉर्मल फॉर्म में है, हम बोलेंगे कि मसल्स पोलराइज फॉर्म में है। डीपोलराइजेशन का मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट होना, और रीपोलराइजेशन मतलब उनका नॉर्मल फॉर्म में आना। ठीक है, तो पी वेव के अंदर क्या हो रहा है, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहां पर आर्टेरिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो हम यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टेरिया। यहां पे आपको क्या दिखाई देगा, यहां पे आपको आर्टेरिया का कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगा। अब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंपल्स जनरेशन ऑफ ऐसे नोड तब तक, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेशन नहीं हो तो आर्टेरिया का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, आर्टेरिया का कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब ऐसे नोड से इंपल्स का जनरेशन होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, यहां पे कौन सा नोड है, ऐसे नोड, जब यहां पे जैसे यहां से इंपल्स का जनरेशन हुआ, आर्टेरिया में कॉन्ट्रैक्शन, आर्टेरिया में कॉन्ट्रैक्शन मतलब आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, मतलब पी वेव किसको इंडिकेट कर रहा है, पी वेव इंडिकेट कर रहा है जनरेशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम ऐसे नोड। फ्रॉम ऐसे नोड, तो ये इसको इंडिकेट करता है। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया। ठीक है, इसका जो टाइम होता है वो कितना होता है, 0.1 सेकंड का इसका टाइम होता है। तो अब हम बात करेंगे, पी वेव पढ़ लिया हमने, आपको बताया कि नॉर्मल ईसीजी में 3 वेव होती हैं। पहला पी वेव हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है। पी वेव में क्या हुआ, ऐसे नोड से इंपल्स प्रोड्यूस हुआ, पी वेव के अंदर क्या हुआ, पी वेव के अंदर आर्टेरिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और पी वेव के अंदर क्या होता है, पी वेव के अंदर जो हमारा इंपल्स होता है वो ऐसे नोड से एवी नोड में माइग्रेट होता है। तो इतनी सारी एक्टिविटी कब हुई, पी वेव के अंदर हुई। पी वेव के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है ये किसको इंडिकेट करता है, तो मैं ब्रीफ में बोलूं तो पी के बाद जो क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स आता है, इट इंडिकेट दैट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। किसको इंडिकेट करेगा, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करेगा। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। किसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब कि क्यूआरएस में आप देखिए, क्यूआरएस में आप देखेंगे, जरा देखिए, पी वेव स्मॉल डिफ्लेक्शन आया, एक ऊपर अपर जो है डिफ्लेक्शन आया, फिर आप नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जरा देखो, इसके बाद आपने देखा कि नेक्स्ट कौन सा आया, क्यू में थोड़ा सा डाउनवर्ड आया, फिर उसके बाद इमीडिएट क्या हो गया, वो अपवर्ड चला गया, आर पॉइंट आ गया, आर पॉइंट से फिर नीचे आ गया, स्क्रिप्ट में आ गया, एस पॉइंट आ गया।
ठीक है। तो क्यू आर एस ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स हमको बताता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो एबी नोड से बंडल ऑफ हीच परकिंजे फाइबर से होता हुआ कहां पहुंच रहा है, वेंट्रिकल्स की वॉल में पहुंच रहा है। तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में यहां पर क्या है, ये एबी नोड यहां पर, तब जो इंपल्स, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का जो इंपल्स आया वो ऐसे नोड से एबी नोड पे गया, एबी नोड से क्या होगा, बंडल ऑफ हीच के थ्रू परकिंजे फाइबर पे जाएगा, तब फिर जाकर कहां पहुंचेगा, वो पहुंचेगा हमारे हार्ट की वेंट्रिकल की वॉल में पहुंचेगा। ठीक है। तो क्या हो रहा है फाइनली, यहां पर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ impulse from AB node to wall of ventricle। क्या हो रहा है यहां पर, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स हो रहा है, कहां से कहां तक, एबी नोड से लेकर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स तक जो है ट्रांसमिशन जो हो रहा है, वो ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलता है। यहां पे क्या हुआ, थोड़ा सा डाउनवर्ड हमको डिफ्लेक्शन हुआ, फिर हमने क्या देखा, एक कंटिन्यूअस अपराइट जो है हमने क्या देखा, आप देखिए एक पीक दिखाई देगा जिसके टॉप पर क्या है, आर है, और आर के नीचे आप क्या देखेंगे कि आप फिर देखेंगे फिर डाउनवर्ड जो है एक पॉइंट दिखाई देगा एस। तो इस तरह से क्यू आर एक्स एस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक। अब इसके बाद जो थर्ड वेव आती है, वो थर्ड वेव कौन सी है, थर्ड वेव कौन सी, हमारी टी वेव। ठीक। थर्ड वेव है हमारी टी वेव। अब ये देखिए टी वेव कैसी है, स्मॉल अपराइट या अपवर्ड एक डोम शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको कौन सी वेव दिख रही है, टी वेव इंडिकेट हो रही है। टी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो टी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, अब जब कांटेक्ट हो गया, वेंट्रिकल कांटेक्ट हो गया, तो फिर क्या होगा, ये फिर ये थोड़ा सा वापस रिलैक्स होगा। तो रिलैक्स को हम क्या बोलते हैं, हमारे कंडक्शन की जो लैंग्वेज होती है उसमें उसको क्या बोला जाता है, उसमें उसे बोला जाता है रिपोलराइजेशन। तो यहां पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन हो रहा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। रिपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और पोलराइज मतलब कि स्टेडी स्टेट, नो एनी चेंज। ठीक है। तो टी वेव में क्या होगा, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होगा, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर, इट बिकम क्लियर। तो इस तरह से इन तीन वेव से एक नॉर्मल ईसीजी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये हमारा पी वेव। तो आपने क्या देखा, एक नॉर्मल, जैसे हमने ईसीजी को वॉच किया तो उसमें एक थोड़ा सा एक अपराइट, एक आपको पीक दिखाई दिया, ये पी वेव। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हुई थी, तीन वेव थी ना। तो कुल मिला के एक कार्डिक साइकिल में जो इवेंट हुए, तो इन टर्म्स ऑफ वेव उसे हमने क्या बोल दिया था, उसे हमने बोल दिया था पी क्यू आर एस टी। क्या बोल दिया था उसको, पी क्यू
RST, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए P का मतलब क्या हुआ, P का मतलब हुआ एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया। इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया हो गया। आर्टरिया के कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब ऐसे नोड से इंपल्स का जनरेशन होगा। तो पी वेव जो है ये ऐसे नोड से जो इंपल्स का जनरेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द जनरेशन ऑफ impulses from ऐसे नोड, ठीक है। मतलब कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम एट्रियल सिस्टोली के नाम से जान सकते हैं। मतलब पीवे में क्या हो रहा है, आर्टेरियल सिस्टोली हो रहा है। उसके बाद इस QRS में क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है QRS में आपको क्या दिखाई देगा, तो इस पूरे के पूरे QRS के अंदर आपको वेंट्रिकुलर सिस्टोल दिखाई दिया। मतलब कि वेंट्रिकल तो सिस्टोल हो गया यहां पे। तो यहां पे आपको दिखाई देगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल या डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्या दिखाई देगा यहां पे आपको, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाई दिया, ठीक है। तो यहां पे आपको डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाई दिया। अब उसके बाद देखिए ये टी वेव पे आपको क्या दिखाई दिया, यहां पे आपको दिखाई दिया रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। यहां पे आपको क्या दिखाई दिया, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाई दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें ECG डिटेक्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी और है जिन्हें हम डिस्कस करते हैं, जिनके ऊपर हमारे MCQ तैयार होते हैं। देखो T से लेकर R तक जो इंटरवल होता है, इसमें जो टाइम लगता है P से लेकर R तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो टाइम ड्यूरेशन होता है 0.18 सेकंड। कितना होता है वो, 0.18 सेकंड। QRS में जो टाइम लगता है, इस QRS में जो टाइम लगता है वो टाइम होता है हमारा 0.08 सेकंड का। कितना टाइम लगता है, 0.08 सेकंड का, किसमें, QRS में। उसके बाद ये जो HT का जो टाइम है, यहां से यहां तक का जो टाइम है, वो टाइम होता है पूरा हमारा 0.32 सेकंड। कितना टाइम लगता है वो, 0.32 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक। तो इस तरह से हम जब पूरे का पूरा जो एक कार्डियक साइकिल का टाइम वॉच करते हैं, तो वो टाइम हमारा आता है 0.8 सेकंड। कितना टाइम आता है वो हमारा, 0.8 सेकंड। तो ECG इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटेक्ट द एबनॉर्मल हार्ट फंक्शन, एनी टाइप ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिसीज, और इसके अलावा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द हार्ट ब्लॉक। It is very important for the angina pectoris. It is also very important for the trachycardia, bradycardia, और इसके अलावा कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो इस तरह की ढेर सारी जो हार्ट बीमारियां होती हैं
इन हार्ट से रिलेटेड जो डिसीजेस है, जो डिसऑर्डर्स हैं, उनकी स्टडी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम इसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ ईसीजी। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? सिग्निफिकेंस ऑफ द ईसीजी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो ईसीजी जो है ये कई ढेर सारी जो है हार्ट प्रॉब्लम के लिए मस्ट है इसकी स्टडी। तो इट इज मस्ट फॉर एनी हार्ट डिसीज, एब्नॉर्मलिटी, उसे हम इससे वॉच कर सकते हैं। उसके अलावा ये किसके लिए वॉच किया, इसकी स्टडी किसके लिए मस्ट है? किसी तरह कोई भी कोरोनरी हार्ट डिसीज। अब देखिए हार्ट की वॉल को ब्लड कौन सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरी ना। तो कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है या नहीं, उसे हम स्टडी करें, तो उसके लिए ये मस्ट है। तो कोरोनरी हार्ट डिसीज को भी हम इससे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी स्टडी कोई भी हार्ट ब्लॉक बीच में कहीं है या नहीं। कई बार क्या हो रहा है, कोई भी आर्टरिया की वॉल को कई बार ब्लड नहीं मिल रहा, या वेंट्रिकल की वॉल को ब्लड नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से जो है ये जो इलेक्ट्रिकल जो हमारा वेव है इसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये किसकी स्टडी के लिए मस्ट है? इट इज मस्ट फॉर द हार्ट ब्लॉक। तो हार्ट ब्लॉक की जो स्टडी होती है उसके लिए मस्ट होता है। उसके अलावा इट इज मस्ट फॉर द एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस मतलब कि हार्ट की वजह से जो चेस्ट में पेन होता है उसे हम एंजीना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एंजीना पेक्टोरिस की जो स्टडी है, इसका तरह का कोई डिसऑर्डर है या नहीं, उसके लिए मस्ट है। उसके अलावा ट्रेकिकार्डिया मतलब कि हार्ट बीट ज्यादा है कम है, उसके लिए ये मस्ट है। तो उसकी स्टडी इससे पॉसिबल हो सकती है। उसके अलावा ये किसी भी तरह के जैसे कि सपोर्टेड कार्डियक अरेस्ट की स्टडी के लिए मस्ट है। तो किसी तरह कोई भी कार्डियक अरेस्ट का अटैक आया है या नहीं आया है पेशेंट को, उसको हम इससे वॉच कर सकते हैं। या फिर मायोकार्डियल कोई भी एब्नॉर्मलिटी, कोई भी जो है इन्फेक्शन की स्टडी है, उसके लिए ये मस्ट होता है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि ये नॉर्मल हमारा जो है ईसीजी है। अब अलग अलग जो है टाइप के हार्ट प्रॉब्लम में हम क्या देखेंगे, इसकी जो लेंथ है उनमें हमें वेरिएशन दिखाई देगा। किस तरह का वेरिएशन दिखता है तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।